हो गया। देखिए आज पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत इंग्लिश में बोलते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इससे पहले 5 चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दिए, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल चैप्टर है, आपको हर जगह पे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। 8 में भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, तीनों में। जब 10th क्लास में जाइएगा ना तो फिजिक्स में भी आपको पढ़ने मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा और बायो में भी मिलेगा, और ज्योग्राफी में भी ये चैप्टर पढ़ना। बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत अच्छा है, ठीक है ना। समझिए, इसमें कोई ख़ास चीज़ है नहीं, समझे, सब आपको पढ़ा हुआ है। देखिए पहले पढ़ना है ऊर्जा, ठीक ना। ऊर्जा, ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी बोले ऊर्जा किसको कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। याद रखिए, बोले ऊर्जा क्या है तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक जूल होता है। इसका SI मात्रक जूल होता है। इसे J से सूचित करते हैं, J से सूचित करते हैं। इसमें कुछ भी नया चीज़ नहीं है पढ़ना, समझे। जो पहले से पढ़े हुए हैं वही चीज़ पढ़ना है। एक होता है शक्ति, क्या चीज़? शक्ति। शक्ति इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? शक्ति बोलते हैं। और कार्य करने की जो दर है, स्पीड है, वही क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है, ठीक है। जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, नहीं, हाँ, वो कितना स्पीड से काम कर रहे हैं वही क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया? काम हो गया, ठीक ना। और कितना क्या स्पीड से पढ़ा रहे हैं, कितना स्पीड से पढ़ा रहे हैं, तो यह क्या हो गया? हमारा पावर हो गया, शक्ति। मतलब कोई भी काम करने के जो स्पीड होता है, दर होता है, उसी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, ठीक है। लिखिए, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है? इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक वाट होता है। इसे W से सूचित करते हैं, W से सूचित करते हैं। कार्य का एक फार्मूला होता है, कार्य बराबर, सॉरी, शक्ति बराबर, शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बटा समय। याद देखिए, कार्य बराबर शक्ति बराबर क्या होता है? एक फार्मूला, कार्य बटा समय। शक्ति को पावर बोलते हैं, कार्य को वर्क बोलते हैं, और समय को टाइम बोलते हैं। यानी शक्ति को पावर, पावर को P से, कार्य को वर्क, वर्क को W से, और समय को टाइम, टाइम को T से। तब P बराबर एक फार्मूला होता है W/T। अगर W निकालना है तब P इंटू T हो जाएगा, इस तरीक़ा से। तो कोई ख़ास चीज़ नहीं है, समझे। अब देखिए, ये तो हो गया। तब ऊर्जा किसको कहेंगे? कार्य करने की जो क्षमता है उसको ऊर्जा कहते हैं। इसका SI मात्रक जूल होता है, इसे J से सूचित करते हैं। एक उसके बाद आ जाता है शक्ति। कार्य करने की जो दर है उसे शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट होता है, इसे W से सूचित करते हैं। शक्ति का फार्मूला होता है कार्य बटा समय। का शक्ति को पावर बोलते हैं, P से सूचित करते हैं। कार्य को वर्क W से सूचित करते हैं, और समय को T से। यानी P बराबर फार्मूला होता है W/T। अगर W निकालिए तब P इंटू T हो जाएगा, इस तरीक़ा से। तो ये था बेसिक, समझे। आई फिर इसके आगे चलिए टॉपिक की ओर। अब देखिए, ऊर्जा, ऊर्जा के स्रोत यानी सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। अब देखिए, ऊर्जा के स्रोत कौन कौन सा है? पहला समझिए, पहला हो गया सौर ऊर्जा,
सौर ऊर्जा, दूसरा होता है जल ऊर्जा, तीसरा हो गया पवन ऊर्जा, एक होता है महासागर तापीय ऊर्जा, एक होता है ज्वारीय ऊर्जा, एक होता है तरंग ऊर्जा, एक होता है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा को क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी। का बाबू? सोलर एनर्जी। जल ऊर्जा को हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी। पवन ऊर्जा को विंड एनर्जी, विंड एनर्जी। और महासागर तापीय ऊर्जा को क्या बोलते हैं? ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी। ज्वारीय ऊर्जा को क्या बोलते हैं? बताइए। टीडल एनर्जी, टीडल एनर्जी, टीडल एनर्जी। हो गया। तो याद रखिए ऊर्जा के स्रोत कौन कौन सा है? सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागर तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक ना? सौर ऊर्जा को सोलर एनर्जी, जल ऊर्जा को हाइड्रो एनर्जी, पवन ऊर्जा को विंड एनर्जी, महासागर तापीय ऊर्जा को ओशन थर्मल एनर्जी, और ज्वारीय ऊर्जा को टीडल एनर्जी। एक होता है तरंग एनर्जी, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेव एनर्जी, वेव एनर्जी। और भूतापीय ऊर्जा, ये देख लीजिएगा, इसका याद नहीं है, समझें? तो सौर ऊर्जा किसको कहेंगे? सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। पहला लिख के डैश दीजिए, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा किसको कहेंगे? सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। बोले जल ऊर्जा क्या है? तो जल के बहाव के कारण या जल के स्थिरता के कारण, ठीक ना, जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? जल ऊर्जा। मतलब सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा की प्राप्ति होगा सौर ऊर्जा, जल के द्वारा जो ऊर्जा की प्राप्ति होगा जल ऊर्जा, हवा के द्वारा जो ऊर्जा की प्राप्ति होगा उसे पवन ऊर्जा। अब बोले महासागर तापीय ऊर्जा क्या है? तो महासागर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है और सनलाइट के कारण क्या होता है? समझे? बोले महासागर तापीय ऊर्जा क्या है? तो समुद्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, नहीं? और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है और सूर्य के कारण, ठीक है, ये महासागर हो गया। और सूर्य का प्रकाश इस पे क्या होता है? पड़ता है। तो पड़ने के बाद कारण क्या होता है? ऊपर वाला सतह वाला पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, गर्म रहता है, लेकिन अंदर वाला क्या होता है? पानी ठंडा रहता है। और समुद्र के गहराई से, ठीक है, जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसी को क्या कहते हैं? महासागर तापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक ना? तो याद रखिए, बोले महासागर तापीय ऊर्जा किसको कहते हैं? तो समुद्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होती है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश जब सतह पे पड़ती है तो क्या होता है? पानी गर्म हो जाता है, लेकिन अंदर का पानी क्या होता है? ठंडा रहता है, ठीक ना, जिसके कारण गहराई से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे महासागर तापीय ऊर्जा कहते हैं। एकदम सीधा सीधी, महासागर के गहराई से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे महासागर तापीय ऊर्जा कहते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो एकदम डायरेक्ट डिफिनेशन यही लिखना है। बोले महासागर तापीय ऊर्जा क्या है? तो समुद्र के गहराई से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं? महासागर तापीय ऊर्जा कहते हैं। अगर बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो ऐसे लिखिए, ठीक है, कि समुद्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, जब प्रकाश की किरणें समुद्र के सतह पे पड़ती है तो ऊपर वाला सतह क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और जबकि अंदर का सतह का पानी क्या होता है? ठंडा रहता है, जिसके कारण अंदर से गहराई से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे महासागर तापीय ऊर्जा कहते हैं। एक होता है तरंग ऊर्जा, ठीक है, समुद्र में लहर के कारण, समुद्र के लहर के कारण, समुद्र है और समुद्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में लहर चलता है, ठीक ना, हल्फा चलता है, और ये हल्फा से यानी लहर से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे कौन सा ऊर्जा? तरंग ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। एक होता है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा किसको कहेंगे? समुद्र में, ठीक ना, क्या होता है कि भूकंप के कारण समुद्र में जब भूकंप आता है तो समुद्र का पानी क्या हो जाता है? ऊपर आ जाता है और बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है, मतलब ऊपर चढ़ता है फिर नीचे गिरता है, जिसके कारण जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। हाँ क्या सर? हो गया ना? तो देखिए
ज्वारीय ऊर्जा क्या होता है कि समुद्र में, ठीक है, समुद्र में लहर जब बहुत ज़्यादा ऊपर उठता है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा जब नीचे गिरता है नहीं, और इसके कारण जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसी को क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। तब बोले कि ज्वारीय ऊर्जा क्या है, तो समुद्र में भूकंप के कारण, ठीक है, यह हलचल के कारण जो समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर उड़ जाता है और बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है, इसके कारण जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा। तरंग ऊर्जा किसको कहेंगे, समुद्र में जो लहर चलती है, हल्फा चलती है और उसके कारण जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे तरंग ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, पृथ्वी के गर्म होने से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसी को क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो याद रखिए ये इतना सारा स्रोत होता है, ठीक ना। तो बोले सौर ऊर्जा क्या है, तो सूर्य के कारण जो ऊर्जा की प्राप्ति होगा वो सौर ऊर्जा। जल ऊर्जा, जो जल के द्वारा जो ऊर्जा की प्राप्ति होगा जल ऊर्जा। हवा के द्वारा जो ऊर्जा की प्राप्ति होगा उसे पवन ऊर्जा। और महासागर तापीय ऊर्जा किसको कहेंगे, समुद्र के पानी का होता है, मतलब सूर्य के प्रकाश के कारण क्या होता है, सतह वाला गर्म होता है और अंदर वाला ठंडा होता है, और अंदर से गहराई से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं, महासागर तापीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र में हलचल के कारण समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाता है फिर नीचे गिरता है, इसके कारण जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा। समुद्र में लहर के कारण जो ऊर्जा की प्राप्ति होगा उसे तरंग ऊर्जा। पृथ्वी के गर्म होने से जो ऊर्जा की प्राप्ति होगा उसे भूतापीय ऊर्जा आप कहते हैं। आप सभी का डिफिनेशन लिखिए, ठीक ना, पारा पारी से हम लिखाते हैं बोल बोल के। पहला लिखिएगा, पहला लिखिए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा लिखिए, ठीक है। सूर्य के प्रकाश के कारण जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के कारण जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। दूसरा लिख के डैश दीजिए, जल ऊर्जा। जल ऊर्जा लिखिए, जल ऊर्जा। जल के बहाव, जल के बहाव या स्थिरता के कारण जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे जल ऊर्जा कहते हैं। जल के बहाव या स्थिरता के कारण जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे जल ऊर्जा कहते हैं। अगला लिखिए पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा किसको कहेंगे, पवन चक्की चलाकर जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। लिखिए, पवन चक्की चलाकर जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन चक्की क्या होता है, ठीक है, देखिए मतलब देखा होगा कि टीवी में क्या होता है, इस तरीक़ा से अथी रहता है खंभा, इसमें 3 गो डायना लगा रहता है ना, इस तरीक़ा से पहाड़ वाले इलाका में रहता है। अभी क्या होता है, डायना क्या होता है, घूमता है, पंखा घूमता है तो क्या होता है, करंट का निर्माण होता है, ठीक ना। ये पहाड़ वाला इलाका में लगाया जाता है, समुद्र के किनारे वाला इलाका में। समुद्र के किनारे का होता है बहुत ज़्यादा हवा तेज आती रहती है, तो क्या होता है ये डायना घूमता, मतलब पवन चक्की घूमता और आराम से करंट निकलता है, ठीक ना। तो यही होता है पवन चक्की। टीवी में देखा होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो ये यूट्यूब से देख लेना पवन चक्की क्या होता है, इस तरीक़ा से होता है, समझा। डायना रहता है 3 गो, समझा। यही हवा चलता है ना तो डायना का होता है घूमता, इससे करंट का निर्माण होता है। तो लिखिए पवन ऊर्जा। पवन चक्की चलाकर जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। अगला लिख के डैश दीजिए महासागर तापीय ऊर्जा। महासागर तापीय ऊर्जा। महासागर तापीय ऊर्जा लिखिए, समुद्र के पानी, समुद्र के पानी सूर्य के प्रकाश के कारण, समुद्र के पानी सूर्य के प्रकाश के कारण ऊपर वाला गर्म होता है लेकिन अंदर का पानी ठंडा होता है। समुद्र के पानी सूर्य के प्रकाश के कारण ऊपर वाला गर्म होता है लेकिन अंदर का पानी ठंडा होता है। और समुद्र के गहराई से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे महासागर तापीय ऊर्जा कहते हैं। समुद्र के गहराई से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे महासागर तापीय ऊर्जा कहते हैं। अगला लिखें ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा लिखिए, समुद्र में हलचल के कारण, समुद्र में हलचल के कारण, समुद्र में हलचल के कारण
समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर उठती है और फिर नीचे गिरती है। समुद्र में हलचल के कारण समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर उठती है और फिर नीचे गिरती है, और इससे जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। और इससे ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। अगला लिखिए, तरंग ऊर्जा क्या है? तरंग ऊर्जा लिखिए, समुद्र में लहर के कारण जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, समुद्र में लहर के कारण जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे तरंग ऊर्जा कहते हैं। अगला लिखिए, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के गर्म होने से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के गर्म होने से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अब हो गया, अब आगे आइए। एक होता है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ठीक है? ऊर्जा क्या है, ठीक है? एक सहित मान है, एक फिक्स मान है, ठीक है? इसे ना तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से बदला जा सकता है। यही क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश हम बना सकते हैं? नहीं। इसको विनाश कर सकते हैं? नहीं। लेकिन इसको एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से बदल सकते हैं। जैसे सनलाइट से क्या कर सकते हैं? करंट का निर्माण कर सकते हैं? नहीं। जैसे हवा को हम बना सकते हैं? नहीं, ठीक है? विनाश कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हवा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, हवा से करंट का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना? इस तरीक़े से जैसे जल ऊर्जा, नहीं, जल का कर है, ठीक है? कभी ख़त्म हो सकता है जल? नहीं। उसको बना सकते हैं? नहीं। लेकिन इसको कभी विनाश भी नहीं कर सकते हैं, नहीं ना। लेकिन जल से क्या कर सकते हैं? करंट का निर्माण कर सकते हैं। मतलब इसे ना तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से बदला जा सकता है। यही क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। लिखिए, ऊर्जा संरक्षण क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम लिख के डाल दीजिए। लिखिए, यह एक ऊर्जा एक सहित मान है, एक सहित मान है, सहित मान है। इसे ना तो निर्माण किया जा सकता है, इसे ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। आंसर में लिखिए, ऊर्जा एक सहित मान है, इसे ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से बदला जा सकता है, जिसे ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। ऊर्जा एक सहित मान है, इसे ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में आसानी से बदला जा सकता है, जिसे ऊर्जा संरक्षण कहते हैं। हो गया? अगला समझिए, ठीक है? एक होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, ठीक है? संलयन के मतलब होता है जुड़ना। जब छोटा छोटा नाभिक, बहुत सारा छोटा छोटा नाभिक का होता है, जुड़ के, ठीक है, एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है। यही क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है, ठीक है? तो बोले नाभिकीय संलयन क्या है? तो जब छोटा छोटा नाभिक आपस में मिलके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। और एक होता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन,
नाभिकीय विखंडन क्या, एक बड़ा नाभिक, ठीक है, टूट के क्या होगा, छोटा छोटा टुकड़ा में बदल जाएगा, इसे क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो बोले नाभिकीय विखंडन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजन, और इसको क्या चीज बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इसमें यू रहता है और इसमें क्या चीज आई लगता है, समझें। फ्यूजन के मतलब होता है जुड़ना, ये होता है फिजन के मतलब बिखरना, समझें। तो नाभिकीय संलयन किसको कहेंगे, जब छोटा छोटा नाभिक, ठीक है, जुटकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय विखंडन किसको कहेंगे, एक बड़ा नाभिक टूट के छोटे छोटे नाभिक में बढ़ जाता है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक है। जैसे परमाणु बम का विस्फोट होना, पटाखा का विस्फोट होना, ये किसके सिद्धांत पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। पटाखा क्या होता है, बम क्या होता है, एक विस्फोट होकर एकदम छोटा छोटा का पार्टिकल्स में टूट जाता है, यही क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। परमाणु बम विस्फोट होता था, छोटा छोटा पार्ट में टूट जाता है, ये कौन सा सिद्धांत पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे। और सूर्य और तारा में जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है, कौन सा सिद्धांत पे, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। सूर्य और तारा में जो ऊर्जा होता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे ही काम करता है, ठीक है। तो पहला लिखिए नाभिकीय संलयन क्या है, लिख के डैश दीजिए, नाभिकीय संलयन, आंसर में लिखिए नाभिकीय संलयन का, लिखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें छोटा छोटा नाभिक आपस में जुड़कर, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें छोटा छोटा नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें छोटा छोटा नाभिक जुटकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे लिखिएगा, सूर्य और तारों में ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण होता है। सूर्य और तारों में ऊर्जा नाभिकीय संलयन के कारण होता है। अगला लिखिए नाभिकीय विखंडन, लिख के डैश दीजिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। लिखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा नाभिक टूटकर, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिक में बदल जाता है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में, मतलब छोटा छोटा नाभिक में बदल जाता है, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, जिसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय को बोलते हैं गैर परंपरागत। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल। देख लेते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक ना। नवीकरणीय किसको कहेंगे, ठीक ना, ऊर्जा का वैसा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो और उसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जो कभी समाप्त नहीं हो उसको दोबारा उपयोग कर सकते हैं, यही क्या कहलाता है, नवीकरणीय। इसको दूसरा नाम है गैर परंपरागत, ठीक ना। जैसे सूरज हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब का है कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, ये सब का है नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, इसको दोबारा उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो लिखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, लिखिए ऊर्जा का वैसा स्रोत, नवीकरणीय लिख कर डैश दो। अब आंसर में लिखिए ऊर्जा का वैसा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो, ऊर्जा का वैसा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो और इसे दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसे नाभिकीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ऊर्जा का वैसा स्रोत जो कभी समाप्त नहीं हो और उसे दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसे नाभिकीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अगला लिखिए
अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, अनवीकरणीय इसको बोलते हैं परंपरागत, परंपरागत, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। लिखिए ऊर्जा का वैसा स्रोत जो कभी भी समाप्त हो जाए। इसमें जैसे मैं लिखा था ना, हवा हो गया, सूरज हो गया, मिट्टी हो गया, जल। नवीकरणीय में लिख लेना जैसे में हवा, सूरज, मिट्टी, जल। अनवीकरणीय में लिखेगा ऊर्जा का वैसा स्रोत जो कभी भी समाप्त हो जाए और उसे दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ऊर्जा का वैसा स्रोत जो कभी भी समाप्त हो जाए, ऐसे दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे में लिखना बायोगैस, बायोगैस, बायोगैस हो गया, कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब क्या है, एक बार ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। इस सब का जो भंडार है वो सब का सीमित है, फिक्स है, समझें। तो एकदम सिंपल टॉपिक है ये सब, समझें, खाली ध्यान में रखना है, उतना रट्टा मारना नहीं है। हो गया ना। अगला लिखिए सौर कुकर क्या है। सौर कुकर, सौर कुकर इसको बोलते हैं सोलर कुकर, सोलर कुकर, कुकर। सोलर कुकर क्या होता है, एक खास तरह का एक वो अति होता है बक्सा के जैसा, समझें। ये क्या होता है, बक्सा के जैसा होता है, ये बक्सा के जैसा होता है। इस पे क्या होता है, लाइट पड़ेगा, लाइट पड़ेगा तो क्या होगा, ये रिटर्न होके ये बक्सा में जाके पड़ेगा, ठीक ना। ये पड़ेगा तो इसको क्या करेगा, अंदर के हिस्सा को गर्म करेगा, ठीक ना। इसका उपयोग खाना बनाने में करते हैं। इस पे क्या होगा, लाइट पड़ेगा, इस पे अंदर आके जाएगा, ठीक ना। इसमें पानी उनी डाल दो, चावल उवल डाल दो, ये क्या होगा, खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगा, समझे। तो इसका उपयोग खाना बनाने में करते हैं, तो सौर कुकर का, ठीक ना। तो बोले सौर कुकर क्या है, तो सौर कुकर क्या है, ठीक ना। ये एक तरह से खास तरह का अथी होता है, समझें। इसको सूरज के प्रकाश में रख देगा ना तो क्या होगा, लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा और खाना आसानी से बन जाएगा, ठीक ना। तो लिखिए सौर कुकर के लाभ, सौर कुकर के लाभ, ठीक है। ये क्या करता है, प्रदूषण से बचाता है या प्रदूषण रहित होता है, प्रदूषण रहित होता है। मतलब इससे प्रदूषण नहीं फैलता। सहित मतलब है और रहित मतलब नहीं है। इसे डायरेक्ट लिख सकता है, इसे प्रदूषण नहीं फैलता है, इसे प्रदूषण, पहला पॉइंट, इसे प्रदूषण नहीं फैलता, इसे प्रदूषण नहीं फैलता है। ये क्या है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है और इसमें हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होता है, इसमें हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होता है, नहीं होता है। ये कैसा होता है, सस्ता होता है, कैसा होता है, ये सस्ता होता है। ये कैसा होता है, सस्ता होता है, समझें। सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, इससे खाना बनाया जाता है। एक डिस्क की तरह होता है, एक बक्सा की तरह, उसमें क्या करो, मतलब उसमें जगह बना हुआ रहता है। ये बक्सा हो गया, ये बक्सा हो गया, ठीक है। इसका पेटी खोल दो, ठीक है। इस पर लाइट का होगा, पड़ेगा और पड़ेगा तो इसमें जाके टकरा के अंदर रहेगा। इसमें जगह बना हुआ रहता है, ठीक ना, पानी का। इसमें पानी डाल दो, कुछ में पानी डाल दो, चावल डाल दो, दाल डाल दो, आलू डाल दो, इस तरीक़ा से
और इसमें लाइट पड़ेगा तो क्या होगा, सीझेगा, चावल सीझ गया, दाल सीझ गया, आलू सीझ गया, दाल भात चोखा बना लीजिए, समझे। तो सौर कुकर यही होता है, एक खास तरह का आती होता है, मतलब बक्सा होता है, इसको धूप में रख देने पे क्या होता है, आसानी से पानी उनी गर्म हो जाता है, खाना उना आसानी से बना सकते। तो इसमें कोई प्रदूषण फैलेगा नहीं, ठीक है। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, कभी समाप्त तो होने वाला है सूर्य का प्रकाश, नहीं समाप्त होगा तो 7 दिन यूज करते रहो सूर्य के प्रकाश में। इससे कोई गैस उत्पन्न होगा हानिकारक गैस, नहीं। ये क्या होता है, सस्ता होता है, समझे। अब इसका हानि लिखे, ठीक है। इसको क्या होता है कि जाड़ा और बरसात के समय में ना धूप कम निकलता है, इसलिए खाना बनाने में हो गया, सब ठीक है ना। देखिए आज पढ़ाना है सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए कल क्या हो गया था ना कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गया था, समझे। और प्रॉब्लम हो जाने के कारण क्या हुआ कि लगभग 1.5 घंटा तक क्लास ऐसा ही लेते रहे और वीडियो शूट नहीं हो पाया, बीच में ही रुक गया था और ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण क्या हुआ, मतलब हम पढ़ाते रह गए और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ आधा के बाद। तो देखिए आज से हम पढ़ा देते हैं, आधा जो छूटा हुआ है ना आज वो पूरा कंप्लीट करा देते। कल बता दिए थे सौर कुकर, नहीं सौर कुकर, ठीक है, के लाभ। सौर कुकर के लाभ क्या है, ठीक है, कि इससे प्रदूषण नहीं फैलता है, ठीक है। दूसरा का अच्छी बात है, ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। और तीसरा कहा है कि ये सस्ता होता है, समझे। इस तरीक़ा से 3-4 विकल्प पॉइंट दिखाए थे सौर कुकर के लाभ, कि सस्ता होता है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, ये प्रदूषण नहीं फैलाता है, समझे। और क्या होता है, इसमें ईंधन की आवश्यकता नहीं होता है। अब देखिए सौर कुकर का हानि लिखाना है, सौर कुकर का हानि, सौर कुकर का हानि। सौर कुकर के हानि क्या होता है, ठीक है ना, समझिए। इसमें क्या होता है कि आप इसमें रोटी नहीं बना सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि जाड़ा और बरसात वाले दिन में खाना बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। तो पहला हानि लिखिएगा इससे, हाँ, इसमें जाड़ा और बरसात में खाना बनाने में अधिक समय लगता है, जाड़ा और बरसात वाला दिनों में क्या होता है, खाना बनाने में अधिक समय लगता है। जाड़ा और बरसात में खाना बनाने में क्या होता है, अधिक समय लगता है। दूसरा, इसमें रोटी नहीं बना सकते हैं, रोटी नहीं बना सकते हैं। ये हो गया हानि सौर कुकर का। अब समझिए, एक होता है कोक और एक होता है चारकोल। एक होता है कोक और दूसरा का होता है चारकोल। देखिए कोयला के जलने से जो राख का निर्माण होगा उसे क्या कहेंगे, कोक। और लकड़ी के जलने से जो राख का निर्माण होगा वो क्या हो जाएगा, चारकोल। जैसे एक समझ लो कि ये अथी है, कंटेनर है, बर्तन है, और इसके नीचे क्या करो, कोयला के जलाओ। क्या करेंगे, कोयला के जलाएंगे, ठीक है, इसके नीचे। अब कहाँ पे जलाएंगे, जहाँ पे हवा नहीं है, मतलब हवा के अनुपस्थिति में जलाएंगे, जहाँ पे हवा नहीं है। अब देखिए इसको जलाइएगा हवा के अनुपस्थिति में, जहाँ पे हवा नहीं है, तो क्या होगा, ये जलेगा और जलेगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं देगा। धुआं देगा तो क्या होगा, ये जाके रंप इसमें जम जाएगा। और यही जो कालिख जमेगा ना, रंप, ठीक है, हाँ, यही क्या होगा, कालिख क्या कहलाता है, जो रंप जड़ेगा, कालिख जो जमेगा, यही क्या कहलाता है, कोक कहलाता है। तो कोक किसको कहेंगे, जब कोयला को हवा के अनुपस्थिति में, मतलब जहाँ पे हवा नहीं है वहाँ पे क्या करेंगे, गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद इन नली में जो अवशेष जम जाता है, मतलब जो राख जम जाता है, उसे क्या कहते हैं, कोक कहते हैं। और एक होता है चारकोल। चारकोल क्या होता है कि जब लकड़ी को, ठीक है, लकड़ी को क्या करेंगे, हवा के अनुपस्थिति में, जहाँ पे हवा नहीं है उसको जलाओ, अभी क्या होगा, धुआं का निर्माण होगा। यही धुआं क्या होगा, इसमें जाके रंप के रूप में, कालिख के रूप में जमा हो जाएगा। यही कालिख क्या कहलाएगा, चारकोल कहलाएगा, समझे। तो चारकोल अलग होता है और कोक अलग होता है। तो लिखिए कोक क्या है, पहला लिख के डैश दीजिए, कोक क्या है। कोक लिखिए, जब
कोयला को हवा के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जब कोयला को हवा के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद जो नली में अवशेष जम जाता है उसे कोक कहते हैं, उसे कोक कहते हैं। जब कोयला को हवा के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जो नली में अवशेष जम जाता है उसे कोक कहते हैं। अगला लिखिए चारकोल क्या है। चारकोल, चारकोल लिख के डैश दीजिए। चारकोल क्या है, लिखिए जब लकड़ी को हवा के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, जब लकड़ी को हवा के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद जो नली में अवशेष जम जाता है उसे चारकोल कहते हैं। जब लकड़ी को हवा के अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद जो नली में अवशेष जम जाता है उसे चारकोल कहते हैं। एक होता है बायोमास, बायोमास, और एक होता है बायोगैस। बायोगैस इंग्लिश में भी वही बोलते हैं बायोमास, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं बायोगैस। अब समझिए बायोमास क्या होता है। शरीर के अंदर जितना भी बेकार पदार्थ जो मौजूद है ना, उसी को क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। जैसे शरीर के अंदर का है मल मूत्र का है, बेकार पदार्थ है। जानवर में देखेगा तो क्या हो गया, गोबर वगैरह का हो गया, गोबर हो गया, ये सब का है मल मूत्र हो गया, गोबर हो गया, मल मूत्र हो गया, ये सब का है बेकार पदार्थ। पेड़ पौधा में छाल वगैरह का हो गया बेकार पदार्थ। तो शरीर के अंदर जो भी बेकार पदार्थ मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं, बायोमास। जैसे मनुष्य के अंदर का है बेकार पदार्थ मल मूत्र है, जानवर के बेकार पदार्थ का है गोबर हो गया, ये सब मल मूत्र हो गया, और पेड़ पौधा का छाल वगैरह हो गया। तो लिखिए बायोमास क्या है। पहला बायोमास लिख के डाल दीजिए, बायोमास, बायोमास लिख के डाल दीजिए। लिखिए पेड़ पौधा तथा जीव जंतु के, पेड़ पौधा तथा जीव जंतु के शरीर का जो बेकार पदार्थ होता है उसे बायोमास कहते हैं। पेड़ पौधा तथा जीव जंतु के शरीर का जो बेकार पदार्थ होता है उसे बायोमास कहते हैं। या डायरेक्ट लिख सकता है कि पेड़ पौधा जीव जंतु के अंदर जो बेकार पदार्थ मौजूद होता है उसे बायोमास कहते हैं। पेड़ पौधा और जीव जंतु के अंदर जो बेकार पदार्थ मौजूद होता है उसे बायोमास कहते हैं। अगला लिखिए बायोगैस क्या हो गया। जैसे जितना भी पेड़ पौधा और जीव जंतु का बेकार पदार्थ हो गया, जैसे गोबर हो गया, पुआल हो गया, पत्ता वगैरह हो गया, छाल वगैरह हो गया, और घर का सब्जी का छिलका वगैरह हो गया, इस सबको क्या करो, एक गड्ढा में डाल दो। गड्ढा में डालने के बाद इसको ढक दो, और ढकने के बाद क्या होगा, साड़े गलेगा, और साड़े निकालने के बाद विभिन्न प्रकार के गैस निकलेगा, और यही गैस सब आपस में मिलेगा, यही क्या कहलाएगा, बायोगैस कहलाएगा। तो बायोगैस किसको कहेंगे, ठीक ना। पेड़ पौधा और जीव जंतु का बेकार पदार्थ और घर के सब्जी के छिलका को क्या करते हैं, एक गड्ढा में डाल देते हैं, और डालने के बाद उसको सड़ाते गलाते हैं, और सड़ाने गलाने के बाद उससे बहुत सारा प्रकार के गैस निकल जाता है, और वही गैसीय मिश्रण को ही क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। समझिए जैसे जानवर का मतलब जीव जंतु हो गया, अब जीव जंतु का बेकार पदार्थ हो गया, जानवर का गोबर वगैरह, पुआल वगैरह हो गया, और घर का सब्जी का छिलका वगैरह हो गया, इस सबको क्या कर दीजिए, गड्ढा में डाल दीजिए, और गड्ढा में डालने के बाद क्या होगा, इसको ढक्कन से ढक दीजिए, और ढकने के बाद क्या होगा, इस साड़े गलेगा, और साड़े निकालने के बाद क्या होगा, बहुत सारे प्रकार के गैस का निर्माण होगा, यही गैस आपस में मिलेगा, तो यही क्या कहलाएगा, बायोगैस, बायोगैस। तो लिखिए बायोगैस क्या है, पेड़ पौधा और जीव जंतु के बेकार पदार्थ, पेड़ पौधा और जीव जंतु के बेकार पदार्थ और घर के सब्जी के छिलका को एक गड्ढा में डाल देते हैं। पेड़ पौधा और जीव जंतु के बेकार पदार्थ और घर के सब्जी के छिलका को एक गड्ढा में डाल देते हैं, और डालने के बाद उसको ढक देते हैं, और ढकने के बाद सड़ने गलने से ढक देते हैं, और सड़ने गलने के बाद विभिन्न प्रकार के गैस का निर्माण होता है। सड़ने गलने के बाद विभिन्न प्रकार के गैस का निर्माण होता है। गैसीय मिश्रण को, इस गैसीय मिश्रण को बायोगैस कहते हैं। एकदम सिंपल है, जितना भी जीव जंतु है उसका बेकार पदार्थ हो गया,
और घर का छिलका वगैरह उसको क्या करेंगे, गड्ढा में डाल देते हैं और डालने के बाद उसको ढक देते हैं। ढकने के बाद वो क्या होता है, सड़ता गलता है और उससे विभिन्न प्रकार के गैस बनता है। इस गैसीय मिश्रण को ही बायोगैस कहते हैं। एक होता है आदर्श ईंधन, आदर्श ईंधन, इसको बोलते हैं आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल, आदर्श ईंधन, आइडियल फ्यूल। आदर्श ईंधन किसको कहेंगे, वैसा ईंधन जिसका ऊष्मीय मान अधिक हो, जलाने पे ठीक ना कोई प्रदूषण नहीं फैले, ठीक ना, इससे हानिकारक गैस नहीं निकले, ठीक ना, ये सस्ता हो, इसका भंडारण नज़दीक हो, इसी को क्या कहेंगे, आदर्श ईंधन, ठीक ना। जैसे घर में सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, ये क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए, भंडारण नज़दीक होना चाहिए, इससे कोई हानिकारक गैस नहीं निकलना चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए, आग ज़्यादा उत्पन्न करना चाहिए ताकि खाना जल्दी से जल्द बन सके। तो यही क्या हो गया, आदर्श ईंधन हो गया, ठीक है। तो आदर्श ईंधन लिख के डैश दीजिए। आदर्श ईंधन क्या है, आदर्श ईंधन, आदर्श ईंधन लिख के डैश दीजिए। लिखिए वैसा ईंधन जिसका ऊष्मीय मान अधिक हो, वैसा ईंधन जिसका ऊष्मीय मान अधिक हो, ऊष्मीय मान अधिक हो और इसको जलाने पे हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं हो, इसको जलाने पे हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं हो, उसे आदर्श ईंधन कहते हैं, उसे आदर्श ईंधन कहते हैं। अब लिखिए, ठीक ना, आदर्श ईंधन की विशेषता देखिए, ठीक ना, क्या क्या होता है। आप समझिए, पहले ईंधन समझ ली। ईंधन किसको कहते हैं, ईंधन, ईंधन इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूल, फ्यूल। ईंधन किसको कहेंगे, लिखिए, ईंधन वैसा पदार्थ जिसको जलाने पे प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करता हो, उसे ईंधन कहते हैं। जैसे में कोयला, डीजल, पेट्रोल, कागज, लकड़ी, ये सब क्या है, ईंधन है, ठीक है। इसको जलाने पे क्या होता है, प्रकाश भी उत्पन्न करता है और ऊष्मा भी उत्पन्न करता है। तो लिखा ना, वैसा पदार्थ जिसको जलाने पे प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करता हो, उसे ईंधन कहते हैं, ईंधन कहते हैं। अब लिखिए आदर्श ईंधन की विशेषता, आदर्श ईंधन की विशेषता। आदर्श ईंधन की विशेषता, आदर्श ईंधन की विशेषता क्या है, पहला, इसका भंडारण नज़दीक होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए। नहीं, अब घर में खाना बना रहे नहीं और सिलेंडर ख़त्म हो गया तो क्या होगा, नज़दीक रहेगा तब ना, आसानी से तुरंत लेके चल आएंगे। नहीं तो मालूम चला कि हो एकदम 10-20 किलोमीटर दूर, तो क्या होगा, 2-3 घंटा लगेगा जाने में ही। तो इसका भंडारण क्या होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए, ताकि ख़त्म होने पे तुरंत क्या कर सकें, बदल के ला के तुरंत यूज कर सकें। इसका भंडारण नज़दीक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, सस्ता, और दूसरा सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, नहीं तब ना खरीद के सिलेंडर इस्तेमाल कर सकता है, बना सकता है। दूसरा सस्ता होना चाहिए, डीजल पेट्रोल सस्ता रहेगा तब ना गाड़ी उड़ी चलाएंगे, हैं, और डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी में, नहीं और ख़त्म हो जाएगा। तो हर 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के रेंज में मिलना चाहिए, तब ना आसानी से सवारी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह घूम सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ खाना बनाने में ही सिलेंडर का इस्तेमाल हो, डीजल पेट्रोल भी तो इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्या है, ईंधन है। तो डीजल पेट्रोल का होना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए, नज़दीक मिलना चाहिए, नहीं। तीसरा लिखेगा, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, नहीं ताकि कहूँ पे भी ख़त्म हो गया तो आसानी से पेट्रोल डीजल भरा लिए और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह घूम सकते हैं, चाहे घर में ही हो, ठीक ना, खाना बना रहे हैं सिलेंडर का, वो ख़त्म हो गया, नहीं तो आसानी से उपलब्ध रहेगा तब ना तुरंत जाके लेके चलावेंगे, सस्ता होगा तब ना खरीद लेंगे। चौथा होना चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए, ठीक ना।
अगर प्रदूषण फैलेगा तो क्या होगा, खाना आदमी पूरा क्या होगा, बीमार पड़ेगा, आसपास के जितना भी इलाका में रहेगा। तो हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होना चाहिए, हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होना चाहिए, हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे गाड़ी उड़ी चला रहे नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कहा है धुआं दे रहा है नहीं, तो हानिकारक गैस उत्पन्न हो रहा है, हानिकारक गैस उत्पन्न हो रहा है तो प्रदूषण ज़्यादा फैलेगा तो आदमी का होगा, बीमार ज़्यादा पड़ेगा। और घर में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, अब खाना बनाते समय बहुत से प्रकार के हानिकारक गैस उत्पन्न हो रहा है, तो क्या होगा, खाना बनाने वाला ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा नहीं। तो इस तरीक़ा से हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होना चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और भंडारण इसका नज़दीक होना चाहिए। ये सब कहा है आदर्श ईंधन के खासियत है। एक होता है पवन ऊर्जा, कच बाबू, पवन ऊर्जा की सीमाएं समझिए। पवन ऊर्जा की सीमाएं क्या है, पवन ऊर्जा समझ में आता है। अब पिछले क्लास में बताए ना कि पवन चक्की चला के जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, पवन ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए पवन ऊर्जा स्थापित कहाँ कर सकते हैं, जैसे पवन ऊर्जा की सीमाएं, पवन ऊर्जा की सीमाएं समझिए। जैसे पवन ऊर्जा कहाँ स्थापित कर सकते हैं, पवन चक्की, जहाँ पे ज़मीन एकदम ऊंचा हो ताकि एकदम सीधा हवा आ सके ताकि टरबाइन घूम सके। जैसे ये पवन चक्की है ना, ये पवन चक्की है, ये पवन चक्की है। अभी एकदम सीधा हवा आवेगा नहीं, सीधा हवा आवेगा तब नहीं पंखी घूमेगा, पंखी घूमेगा तो करंट का निर्माण होगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एकदम ज़मीन एकदम ऊंचा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए नहीं। तो पहला लिखे विशाल लिखिए, इसमें इसे स्थापित करने के लिए, इसे स्थापित करने के लिए विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है, विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है। इसको स्थापित करने के लिए विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है। और दूसरा, वहाँ स्थापित कहाँ करेंगे, जहाँ हवा का रफ्तार तेज हो, ठीक है। इसे वहाँ स्थापित किया जाता है जहाँ हवा का रफ्तार तेज हो, हवा का रफ्तार तेज हो। इसे वहाँ स्थापित किया जाता है जहाँ हवा का रफ्तार क्या होना चाहिए, तेज होना चाहिए, ठीक ना। और हवा का रफ्तार कितना होना चाहिए, कम से कम 15 किलोमीटर पर घंटा का निर्माण होना चाहिए, ठीक ना। अगर हवा का रफ्तार हवा का रफ्तार क्या होना चाहिए, 15 किलोमीटर से अधिक है। अगर हवा का रफ्तार 15 किलोमीटर पर घंटा से अधिक है तो करंट का निर्माण कर सकते हैं, करंट का निर्माण कर सकते हैं। करंट का निर्माण कर सकते हैं कब, जब 15 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलेगा तब। हो गया, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको बैठाने में एक बार खर्च आता है, इसे बैठाने में एक बार खर्च आता है। इसको बैठाने में क्या होता है, सिर्फ एक बार खर्च होता है, ठीक है ना। पवन ऊर्जा को स्थापित करने के लिए पहला इसको वहाँ स्थापित करेंगे जहाँ ज़मीन का होना चाहिए, एकदम ऊंचा होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। दूसरा, वहाँ स्थापित करेंगे जहाँ हवा का रफ्तार तेज हो। और तीसरा, वहाँ स्थापित करेंगे जहाँ 15 किलोमीटर पर घंटा से अधिक है, अधिक रहेगा तो करंट का निर्माण कर सकते हैं। और चौथा, इसको बैठाने में क्या होता है, सिर्फ एक बार खर्च होता है, ठीक है ना। इसके बाद लिखिएगा लाभ, ठीक है। पवन ऊर्जा के लाभ क्या क्या है। पवन ऊर्जा के लाभ, पवन ऊर्जा के लाभ क्या है, ठीक है। देखिए, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है, ठीक है ना। इससे प्रदूषण नहीं फैलता है, प्रदूषण नहीं फैलता है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। दूसरा, एक प्रदूषण मुक्त होता है या प्रदूषण
मुक्त होता है। ये क्या होता है? प्रदूषण मुक्त होता है। तीसरा क्या होता है? प्रदूषण मुक्त होता है। पवन ऊर्जा के इस्तेमाल से फैक्ट्री से निकालने वाला धुआं को कम किया जा सकता है। नहीं, अब जोन फैक्ट्री में ठीक है डीजल पेट्रोल मतलब ये सब से इस्तेमाल करके करंट का निर्माण किया जाता है, अगर वहाँ डायरेक्ट ये पवन ऊर्जा वाला करंट देंगे नहीं तो क्या होगा? उसमें क्या होगा कि डीजल पेट्रोल इस सब का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। और नहीं होगा तो आसानी से करंट मिलेगा तो प्रदूषण भी बचेगा। तब फैक्ट्री में क्या करेंगे? करंट का अगर सप्लाई करेंगे तो वहाँ से जितना भी धुआं वर निकलता है, ठीक है ना, वो सब क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। कि जो भी मशीन चलता है सब करंट से ही चलता है, और करंट से चलने के लिए जनरेटर ही सब चाहिए नहीं है। और जनरेटर चलेगा तो धुआं धक्कड़ वगैरह होबे करेगा नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे? डायरेक्ट ये करंट सप्लाई दे देंगे। करंट दे देंगे तो क्या होगा? धुआं नहीं उत्पन्न होगा। तब पवन ऊर्जा के इस्तेमाल से फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है, समझें। और इसका लाभ क्या है? ये प्रदूषण नहीं फैलाता है, प्रदूषण मुक्त होता है। पवन ऊर्जा से निकलने वाला धुआं पवन ऊर्जा के इस्तेमाल से फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं को कम किया जा सकता है। बस इतना ही था। ये चैप्टर का हो गया पूरी तरह से कंप्लीट था। 2 ही 3 गो वीडियो के चलते क्या हुआ ना कि रुक गया, समझें। और हम ध्यान नहीं दिए और क्या हुआ? पूरा अति हो गया होगा। हो जाता है जब कभी सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम रहने के कारण। तो ठीक है, आज भर इतना ही। और आप कोशिश करिए, ठीक है ना, कि मतलब नोट्स बनाने का, ठीक है ना। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन नहीं आता है। आपको एकदम पूरा के पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको पढ़ा दिया जा रहा है, समझें। इसी को नोट्स बनाइए, इसी को रिवीजन करिए। चलिए आज भर इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास मिलते हैं बायो के साथ।